नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की आज 115वीं जयंती है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के आजाद नगर में उनका जन्म हुआ और उनकी स्मृति में शहर का नाम आजाद नगर रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज जिले के जनप्रतिनिधि और कई बड़े अधिकारी आजाद की कुटिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनसे जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आजाद के क्रांतिकारी जीवन और सफलताओं के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक और राज्य के इम्यूनाइजेशन अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने मध्य प्रदेश सरकार और यूनिसेफ की ओर से आयोजित एक सेमिनार में इसकी जानकारी साझा की। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा क्योंकि इसकी दोनों खुराकों के बीच अंतर 28 दिन का है। और वहीं आपको बता दें कि कोविशील्ड टीके के 2 खुराकों के बीच का अंतर 84 दिन निर्धारित किया गया है। और वहीं डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकारी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीके की दोनों खुराकें जल्दी मिल जाए। और वहीं सेमिनार में मौजूद यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना भाटिया ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीका लगवाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछड़ी जातियों के उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, भारिया और बैगा समुदाय की 2,24,007 महिलाएं के खातों में 22 करोड़ 40 लाख 7 हजार रुपए की अनुदान राशि दी गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि बालाघाट के मुक्की में बैगा सांस्कृतिक केंद्र, छिंदवाड़ा के तामिया में बारिया सांस्कृतिक केंद्र और शोएपुर में सहरिया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि लगता है कि आज सीएम बनना सार्थक हो गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राही महिलाओं से बातचीत भी की। इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंडला, ढिंढोरी, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में 5 कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और वहीं जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में संभागीय छात्रावास बनाए जा रहे हैं। साथ ही सभी जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना चलाई जा रही है। और सीएम ने आगे कहा कि बहनों के चेहरे पर खुशी देखता हूं तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया है। अब वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गरीबों के पोषण की लूट का मामला सामने आया था। अब वहीं आपको बता दें कि बलरामपुर के एक गांव में 10 महीने तक सुपोषण आहार नहीं बटा। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही थी। अब मामला उजागर हुए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अधिकारी मामले में जांच को लेकर लीपापोती कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां राजपुर विकासखंड के बाड़ी चलगली गांव के पटेला पारा में आंगनवाड़ी के बच्चों को 10 महीने तक पोषण आहार नहीं बांटे गए। और इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पर रेडी टू ईट पैकेट मिले थे। जब इसकी शिकायत हुई तो संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने प्रशासन की टीम के साथ गांव में कैंप भी किया था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही थी। हालांकि घटना को
10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मामले को लेकर जब महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सीडीपीओ की जांच रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब उनसे मौके पर जाकर जांच करने को कहा गया तो उन्होंने सीडीपीओ की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अधिकारी ही जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो इस मामले में कार्रवाई क्या होगी। और वहीं पूरे मामले में कलेक्टर का भी कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब विभाग के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि जांच रिपोर्ट गलत है तो उसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल यहां एक हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और मरने वाले 5 युवक दोस्त थे और सुबह की सैर पर निकले थे। इसी दौरान एक बेलगाम ट्रक ने 5 को कुचल दिया, जिसमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं घटना से ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। यही वजह है कि लोगों ने चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रासायनिक खादों की कमी पर सियासी दल आमने सामने आ गए। बीजेपी ने रैली और जनसभा कर भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे राज्य में यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। और वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। अगर बीजेपी को किसानों के लिए प्रदर्शन करना है तो दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर जाकर विरोध करे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धान उत्पादन रकबा कम करने के लिए साजिश के तहत बनावटी खाद की किल्लत पैदा की। राज्य सरकार एक और जहां केंद्र से 55% रासायनिक खाद मंगवा रही है, इनकी मंशा है कि प्रदेश में धान की पैदावार रुक जाए। इन्हीं सब की आड़ में 2 रुपए के गोबर को 10 रुपए का खाद बनाकर बेचा जा रहा है। और पूरे प्रदेश का किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान है। अगर पूरे राज्य में खाद की किल्लत दूर नहीं हुई तो 25 से 30 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर सोसाइटियों में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी का पलटवार करते हुए सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और विधायक गुलाब कमरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। भूपेश सरकार किसानों की चिंता करती है। केंद्र से उन्होंने 11.75 लाख मीट्रिक टन खाद खरीदा है, लेकिन उन्हें 55% खाद ही मिला। 15 साल में बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। इन्हें अगर धरना देना ही है तो केंद्र सरकार के सामने दे, जहां देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह किसान आंदोलन संसद की तरह है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजियापुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो चुका है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी विचलित बात सामने आई। राकेश टिकैत ने विपक्ष से ये अपील की कि वो संसद में किसानों का साथ दे तो किसान बाहर विपक्ष का साथ देंगे। और वहीं बंगाल की तस्वीर तो आपको याद ही होगी कि राकेश टिकैत की और अब किसान कह रहे हैं कि उनका अगला निशाना यूपी है। अब ऐसे में सवाल ये कि ये आंदोलन किस बिल के विरोध में हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव गुरुवार को शुरू हो चुका है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, वह हर रोज यहां पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा, पुलिस द्वारा एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर पर पहुंचने में बहुत देरी हो रही थी। तो वहीं अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर जाती है, किसानों को रास्ते में परेशान किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पहले भी बात करते आए हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी है, ना कि किसान विरोधी। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंच रहा है। किसान यहां पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अब अपनी संसद लगाएंगे। किसान नेता प्रेम सिंह भांगू का कहना है कि हमारा अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। 5 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। हम बीजेपी को अलग थलग करना चाहते हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने के अलावा बीजेपी के पास और कोई रास्ता ही नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई व्यापक हिंसा के बावजूद आज से किसानों को दिल्ली में संसद के बगल में मौजूद जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से कई शर्तें मनवाई, तभी किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत जंतर मंतर पर दी गई। जैसे कि किसान हर रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। सिंघ बॉर्डर पर इकट्ठा होकर 200 किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ 10 बजे रवाना होंगे। सिंघ बॉर्डर के अलावा किसी भी बॉर्डर से किसानों का कोई भी मोर्चा जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। किसानों के साथ साथ पुलिस भी सिंघ बॉर्डर से जंतर मंतर तक जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान संसद में हर रोज शामिल होंगे। उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो किसान प्रदर्शन में शामिल होंगे, उनकी पहचान पहले से ही सुनिश्चित की जाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जगह सुनिश्चित की जाएगी और यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही किसान संसद चलेगी। जंतर मंतर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे की भी नजर होगी, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां प्रदर्शन में शामिल न हो सके। 5 बजे शाम प्रदर्शन समाप्त होने के बाद फिर से उन्हीं बसों में भरकर किसान दोबारा सिंघ बॉर्डर पहुंच जाएंगे। किसान प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। किसान संसद में मंच संचालित होगा और ये संचालन प्रदर्शन में शामिल हो रहे किसान ही करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों को चिंता इसी बात की थी कि जंतर मंतर के बहाने कोई गड़बड़ी ना हो, तभी सभी शामिल होने वाले किसानों पर कड़ी पहरेदारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर आईबी ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि खालिस्तानी माहौल खराब करने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसमें सिख फॉर जस्टिस को लेकर कहा गया है कि उसके प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कई वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए 22 जुलाई को संसद के घेराव के लिए उकसाया है लोगों को। पन्नू ने अपने मैसेज में पंजाब के नौजवानों को दिल्ली कूच करने के लिए कहा, साथ ही संसद पर कब्जा करने के लिए उन्हें उकसाया। उन्हें कृपाण और केसरी झंडे के साथ दिल्ली कूच के लिए कहा गया है। अलर्ट को आईबी ने दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बलों के साथ साझा भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान 13 अगस्त तक, मतलब जब तक मानसून सत्र चलेगा, तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, सब कुछ संसद जैसा होगा। एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा, सब काम संसद जैसा ही होगा। इसमें किसान कृषि पर बात कर सकेंगे।
किसान संसद को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि स्थिति 26 जनवरी जैसी न हो जाए। तब पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन जिन रूट्स पर इजाजत नहीं दी गई थी वहां भी प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और फिर लाल किले पर जो हुआ वह सबको हमेशा याद रहेगा। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बुधवार को एक आदेश जारी किया गया। इसमें पुलिस फोर्स को सुबह 8 बजे से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। पुलिस की दूसरी ब्रांच को भी खाकी वर्दी के साथ स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया। बाकी स्टाफ को भी स्टैंड बाय और फोन ऑन रखने का ऑर्डर दिया गया। दंगा रोधी गियर भी तैयार रखने के लिए कह दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दौर की बातचीत किसानों और केंद्र के नेताओं के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये आंदोलन किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका। राकेश टिकैत ने विपक्ष से अपील की है कि वो संसद में उनका साथ दें तो बाहर किसान विपक्ष का साथ देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12 दौर की वार्ता किसानों के साथ केंद्र की कब होती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कमर तोड़कर रख दी थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी को अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं से दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया तो किसी को दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी ने। आगरा से लेकर दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के अस्पतालों ने इलाज करने से साफ मना कर दिया था और वजह बताई गई थी ऑक्सीजन की कमी। कई अस्पतालों ने तो अपने अस्पतालों के बाहर नोटिस भी चिपका कर दिया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का, लेकिन सरकार कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इस पूरे मामले पर अब सियासत चरम पर है। विपक्ष आंकड़े छुपाने का आरोप सरकार पर लगा रही है तो सरकार कह रही है कि जो आंकड़े राज्य हमें देगा हम वही बताएंगे। और वहीं ऑक्सीजन पर हो रही सियासत पर, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। जरा ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। मानवता पर हजार सवाल उठाती ये तस्वीर कोरोना की दूसरी लहर में बस एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर मेरे परिवार का कसूर क्या है? आखिर क्यों प्राणवायु कहे जाने वाले ऑक्सीजन से मेरे पति को वंचित रखा जा रहा है? अस्पताल की दूरी बहुत लंबी थी। एक एक पल हजारों बरस जैसा लग रहा था और पति गहरी सांस लेता हुआ धीरे धीरे मौत की आगोश में समाये जा रहा था। कहते हैं कि कोरोना होने पर अपने भी अपना साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो उसे आखिर कोई कैसे छोड़ सकता था? एक एक सांस के लिए अपने पति को तड़पता देख अपने मुंह से ही उसकी पत्नी सांस देने लगी। असहाय और लाचार इस महिला को अस्पताल पहुंचना भी नसीब न हो सका और अपने पति को बचाने की लाखों कोशिशें इसकी नाकाम साबित हुई। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो हमने आपको दिखाई। ऐसी हजारों तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर ने इस देश को दिखाई। सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, कहा हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, और फिर उसके बाद अस्पतालों ने अपने बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। यही नहीं, पारस अस्पताल ने तो बाकायदा टेस्ट भी कर लिया था कि कितनी देर तक ऑक्सीजन की कमी से कोविड पेशेंट को जिंदा रखा जा सकता है। पारस अस्पताल के इस अमानवीय कृत्य की वजह से 5 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि सोशल मीडिया पर डॉक्टर का बयान वायरल होने के बाद प्रशासन ने अस्पताल पर कार्रवाई तो की, लेकिन इन सांसों का क्या जो उन मरीजों से छीनी गई? उस विश्वास का क्या जो उन मरीजों का पारस अस्पताल पर था? ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पर विरोध होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया। यह आंकड़ा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर और अस्पतालों में मौत हुई थी?
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर जानकारी नहीं सौंपी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी, तो दूसरी लहर में यही मांग 9000 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गई। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसे संवेदनशीलता की कमी बताया। उन्होंने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। वहीं कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री मनसुख मंडाविया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। गलत जानकारी देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में यही डिमांड 9000 मीट्रिक टन के आसपास थी। सरकार ने बताया कि दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी थी। सबसे ज्यादा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक को दिया गया, जबकि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था ही नहीं की। एम्पावर ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने मरीजों की मौतें हुई, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत सामने नहीं आई। हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें जो आंकड़े देती हैं, हम कंपाइल करके उसे छापते हैं। केंद्र सरकार की इससे ज्यादा इसमें कोई भूमिका नहीं होती। इस जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। राज्यों ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का जिक्र नहीं किया। मतलब ये कि विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी। सवाल ये भी कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आखिर आंकड़ा केंद्र सरकार को क्यों नहीं सौंपा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।